यूनाइटेड किंगडम यूके की संसद के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार 15 अगस्त 1947 से प्रभावी ब्रिटिश सरकार को भारत और पाकिस्तान नामक दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया। 18 जुलाई 1947 को इस अधिनियम को शाही स्वीकृति प्रदान की गई। कहा यह भी जाता है कि हमने 14 अगस्त बीतने के बाद ठीक आधी रात यानी 12 बजे का वक्त इसलिए चुना था क्योंकि कुछ ऐसे ज्योतिषियों की राय थी कि भारत को ग्रह नक्षत्रों की स्थिति देखते हुए देश के बेहतर भाग्य के लिए इसी समय आज़ादी लेनी चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस रात संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया था। उनका यह प्रसिद्ध भाषण भाग्य वधु से चिर प्रशिक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान की जनता इसी अभूतपूर्व क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। हमारी आज़ादी की लड़ाई कई आवाज़ें इसमें बुलंद थीं। हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं आज़ादी के समय की, है ना, वहीं से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इस टॉपिक को लेकर। बहरहाल दो बातों पर सबकी सहमति थी। पहली बात यह थी कि आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा, और दूसरी यह थी कि सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। इस शासन में गरीबों और कमज़ोरों का खास ख्याल रखा जाएगा। देश अब आज़ाद हो चुका था और आज़ादी से जुड़े इन सपनों को साकार करने का वक्त भी आ गया था। यह कोई आसान काम नहीं था। आज़ाद हिंदुस्तान का जन्म कठिन परिस्थितियों में हुआ था। हिंदुस्तान सन 1947 में जिन हालात के बीच आज़ाद हुआ था, शायद उस वक्त तक कोई भी मुल्क वैसे हालात में आज़ाद नहीं हुआ है था। सन 1947 का साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था। आज़ादी तो मिली, लेकिन देश के बंटवारे के साथ। उस समय मुख्य रूप से भारत के सामने तीन तरह की चुनौतियां थीं। पहली और तात्कालिक चुनौती एकता की सूत्र में बंधे एक ऐसे भारत को गढ़ने की थी जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो। भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था। उनकी संस्कृति मतलब हमारी संस्कृति अलग थी और वे अलग अलग धर्मों के अनुयायी थे। उस वक्त आमतौर पर यही माना जा रहा था कि इतनी विविधताओं से भरा कोई देश ज़्यादा दिनों तक एकजुट नहीं रह सकता। भारत के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े थे। क्या भारत एक रह पाएगा? क्या ऐसा करने के लिए भारत सिर्फ राष्ट्रीय एकता की बात पर सबसे ज़्यादा जोर देगा और बाकी उद्देश्यों को तिलांजलि दे देगा? उस वक्त का सबसे तीखा और चुभता हुआ एक सवाल यह भी था कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता को कैसे हासिल किया जाए। इसी विविधताओं को एक सूत्र में बांधने के लिए मौखिक अधिकार बनाए गए, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 अनुच्छेद 35 के बीच है, जिसमें हम सब जानते हैं समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29, 30
संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 समय समय पर इस संविधानों में संशोधन भी हुआ है देश हित के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अनुच्छेद 19 में मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ 6 है। अनुच्छेद 19F संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था। दूसरी चुनौती हमारी शिक्षा से थी, क्योंकि किसी देश को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए देश के प्रत्येक नागरिक को शिक्षित होना जरूरी है। जन जन तक हम लोग को शिक्षा पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। ये हम सब लोगों को पता है, बिना विद्या का मनुष्य अंधा है। शिक्षा मनुष्य के जीवन में एक मशाल बनकर आती है, जिसकी रोशनी में मनुष्य अपना भला बुरा देख सकता है और अपने स्वर्णिम भविष्य को देख सकता है। आज़ादी के बाद राधा कृष्ण आयोग 1948-49, माध्यमिक शिक्षा आयोग जिसे हम मुदालियर आयोग के नाम से जानते हैं 1953, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1953, कोठारी शिक्षा आयोग 1964, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 एवं नवीन शिक्षा नीति 1986 आदि के द्वारा भारतीय शिक्षा व्यवस्था को समय समय पर सही दिशा देने की गंभीर कोशिश की गई है। शिक्षा को समवर्ती सूची में 42वें संशोधन 1976 में लागू किया गया था और भी बहुत सारी योजनाएं आई, जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, महिला सामख्या कार्यक्रम। महिला सामख्या कार्यक्रम में देश के जितने भी दूर दराज के औरतें जो शिक्षा से बिल्कुल वंचित थे, उन्हें हमारा देश, हमारी सरकार एकजुट में बांधने के लिए तत्पर थी। इसी के लिए हमारी सरकार ने महिला सामख्या कार्यक्रम 1989 में शुरू किया। मध्याह्न भोजन मिड डे मील स्कीम जो कि 1995 से शुरू किया गया, इसकी शुरुआत तमिलनाडु राष्ट्र में हुई थी। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान, जिसको हम SSA के नाम से जानते हैं, जो कि 2001-2002 में शुरू किया गया। ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय शुरू किया गया था। इसका स्लोगन बहुत पॉपुलर हुआ, जो भी हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं, सब पढ़ें सब पढ़ें। उसके बाद जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 में शुरू किया गया। उसके बाद शिक्षा को स्तर को ऊपर ले जाने के लिए मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 2004 में, आपको याद होगा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना ये भी लागू किया गया। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह के ही काल में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की घोषणा 2007 में की गई। अब आई बारी शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये आपको 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। शिक्षा के क्षेत्र में और भी प्लान किए गए, जैसे 42वें संविधान संशोधन 2002 में मौलिक अधिकार के रूप में 14 साल तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का नियम है। RTE संविधान के 21A में जोड़ा गया है। यह 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी है और अब वर्तमान में नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है, जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। इस नीति के तहत 2030 तक सकल नामांकन अनुपात, जिसे हम लोग ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो GER को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। हम आंकड़ा से अनुमान लगा सकते हैं कि 1947 आज़ादी के समय 18%,
2011 में 74% और अब साक्षरता दर मेल 82.14% और फीमेल 65.50% आज के वर्तमान में हम लोग देख सकते हैं। जनसंख्या, आज़ादी के बाद जनसंख्या का हिसाब किताब भी हम लोग कर सकते हैं। 1947 से 2021 के बीच में जनसंख्या कैसे वृद्धि हुई, हम लोग का जो देश था इस चुनौती से वो कैसे निपटा। किसी भी देश की जनसंख्या को नियंत्रण करना एक अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती है, जिसके कारण इसका सीधा असर बेरोजगारी, आवास, भोजन, कपड़े पर पड़ता है। सन 1947 में भारत की जनसंख्या एक अनुमान के मुताबिक 33 करोड़ थी, लेकिन देश को आज़ादी के बाद जो आधारिक रूप से भारत देश की जनगणना की गई थी वह वर्ष 1951 में की गई थी। तब भारत की जनसंख्या 36 करोड़ 10,88,000 के तकरीबन थी और जुलाई 2021, याद कीजिएगा, जुलाई 2021 तक की जनसंख्या हमारे देश की तकरीबन 1,39,46,46,00,000 के तकरीबन हो चुकी है। अब इस जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए हमारे सरकार ने काफ़ी सारी योजनाएं लाई है ना। हमारी जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए हमारी सरकार ने कई योजनाएं लाई। परिवार नियोजन, विवाह की आयु में वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा का प्रसार। भारत की 80% जनसंख्या गांव में निवास करती है। उसको जन जन तक शिक्षा यदि पहुंचती है तो वो भी जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए सीख जाएंगे कि जनसंख्या को कैसे नियंत्रण किया जाए। उसके बाद हमारी सरकार ने संतति सुधार कार्यक्रम, उसके बाद स्वास्थ्य सेवा तथा मनोरंजन के साधन, उसके बाद जनसंख्या शिक्षा पे हर गांव, हर गली मोहल्ले पे नियम लाया गया। इसमें फिर इसको आगे बढ़ाने के लिए महिला शिक्षा, यौन शिक्षा, जनसंपर्क, उसके बाद जनसंचार माध्यमों द्वारा प्रचार प्रसार। अब जनसंख्या के दृष्टिकोण से अब हम कुछ स्लोगन देना चाहते हैं जो हमारी सरकार ने दिया था, जैसे हम दो हमारे दो। अगला स्लोगन दिया था हमारी सरकार ने, कम बच्चे छोटा परिवार यही है प्रगति का आधार। अगला स्लोगन, छोटा परिवार सुखी परिवार। अगला स्लोगन, आबादी पर आप सभी करो नियंत्रण और देश की तरक्की को तो मिलकर आमंत्रण। और भी एक स्लोगन याद आ रहा है मुझे, बच्चों को ईश्वर का उपहार ना बताओ, अंधविश्वास से आबादी मत बढ़ाओ। और भी स्लोगन है, हम दो हमारे दो यही पाठ अपनाओ और अपने जीवन को विकास की ओर ले जाओ। अब मैं एक अपना स्लोगन देना चाहता हूँ, हम दो। हाँ, मैंने अपना फर्टिलाइज किया है, मेरा स्लोगन क्या है, जिससे देश में जो इतना जनसंख्या जो बढ़ते जा रहा है उसको नियंत्रण करने के लिए, हम दो हमारे कोई नहीं के लिए तैयार रहें और जो अनाथ यतीम हैं उन्हें पनाह देने के लिए तैयार रहें। फिर से सुनिए, हम दो हमारे कोई नहीं के लिए तैयार रहें और जो अनाथ, हाँ सुनिएगा, हम दो हमारे कोई नहीं के लिए तैयार रहें और जो अनाथ यतीम हैं उन्हें पनाह देने के लिए तैयार रहें। इससे हमारी सरकार ने जो सोचा है कि 2030 तक हम जो जनसंख्या नियंत्रण कर लेंगे, इससे हम आधे समय में ही इस स्लोगन को यदि हम फॉलो करते हैं तो कर सकते हैं। देखिए, कोई भी काम असंभव नहीं होता, मुश्किल ज़रूर होता है लेकिन असंभव नहीं होता। यदि हम लोग चाह ले तो कुछ भी कर सकते हैं। अब हम आगे चर्चा करना चाहेंगे
आतंकवाद के खिलाफ। आज़ादी के बाद आज तक हमारा देश आज़ादी को भी बहुत झेल रहा है, इसे हम छुटला नहीं सकते। कहने को तो भारत और पाकिस्तान 1947 में ही अलग हो गए थे, किंतु कश्मीर के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो या राष्ट्रीय स्तर, उसने भारत को हमेशा कटघरे में लाने की साजिश की है, किंतु उसे बार बार मुंह की खानी पड़ी है। भारत ने उसे हमेशा धूल चटाया है, चाहे वो यूएनए के ऑफिस हो, चाहे वो कश्मीर मुद्दा हो, चाहे वो कहीं का मुद्दा हो। भारत बहुत समय से आतंकवाद का शिकार होता रहा है। भारत के कश्मीर, नागालैंड, पंजाब, असम, बिहार आदि विशेष रूप से आतंकवाद से प्रभावित रहे हैं। जो क्षेत्र आज आतंकवादी गतिविधियों से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, उनमें जम्मू कश्मीर, मुंबई, मध्य भारत जो नक्सलता के लिए काफ़ी फेमस है, और 7 बहन राज्य उत्तर पूर्व के 7 राज्य शामिल हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कई युद्ध हुए, 1948, 1965, 1971, 1999। सब में भारत ने पाकिस्तान को धूल चढ़ाया। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश किया कि भारत को यूएनए के रंगमंच पर घेरने की, लेकिन हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स, चाहे वो किसी भी रूप में आए, चाहे वो होम मिनिस्टर के रूप में आए, चाहे वो प्रधानमंत्री के रूप में आए, सभी ने अपने देश के लिए कुछ कर पाने की एक चेष्टा से शपथ ली थी। अब आगे हम लगभग सभी चीज़ का चर्चा कर चुके हैं, कुछ और भी पॉइंट्स बाकी हैं। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ आतंकवाद के लिए। आपको याद होगा 14 फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकवादी हमला, इस हमले में 37 जवान शहीद हुए। उसके बाद मई 2007 में हैदराबाद की मक्का मस्जिद में आतंकवादी विस्फोट, जिसमें 11 जो मासूम लोग थे उनकी मौत हुई। उसके बाद 13 मई 2008 को जयपुर में सिलसिलेवार बम विस्फोट हुआ और जिसमें 68 लोगों की जान चली गई। उसके बाद आपको याद होगा 26 नवंबर से लेकर 29 नवंबर के बीच सन 2008, इस घटना को तो कोई भूल भी नहीं सकता है, जिसमें ताज महल पैलेस होटल में 166 मासूम लोगों की मौत हुई, 300 से अधिक लोग घायल हुए। इसकी जिम्मेदारी लश्कर तैयबा के द्वारा लिया गया। उसके बाद 18 सितंबर 2016 उरी हमला, जिसमें 16 जवान शहीद हुए, लेकिन भारत कभी चुप नहीं रहा। इसके लिए आप याद कीजिए उस दिन को, 29 सितंबर 2016, 29 सितंबर 2016 सर्जिकल स्ट्राइक। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 29 सितंबर 2016 को भारत ने रातों रात कुछ दिलेर कमांडो के साथ सर्जिकल स्ट्राइक किया और दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत एक विश्व गुरु भी है, और जब उसे मौका मिले तो वह अपने दुश्मनों को घर में घुसकर एक ऐसा संदेश दे सकता है जिसकी एक छोटे से मुल्क पाकिस्तान भी कल्पना नहीं कर सकता। उसके बाद का जो रवैया हुआ, पाकिस्तान बिल्कुल अब अलग थलग हो चुका है। उसने भी समझ गया, पाकिस्तान के लोग भी समझ गए, पाकिस्तान के आतंकवाद भी समझ गए कि भारत को अब जवाब देना आ चुका है, जो कि सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में हम लोगों ने देखा। आई थिंक सो हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स को क्लियर किया, और भी हम लोगों के सामने चुनौतियाँ आई और हम लोग समाधान के लिए तत्पर हैं। हर भारतीय को कोशिश करनी चाहिए कि वो, चाहे वो कोई भी दिन क्यों ना, यदि हम सोच ले, यदि हम चाह ले कि हमने इंडिया को क्या दिया। सब लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि इंडिया ने मुझे क्या दिया,
थिंक डिफरेंट। हम लोग सोचो, हम लोग यदि इंडिया में जन्म लिए तो इंडिया को क्या दिया, लेकिन एक उल्टा यहाँ थिंकिंग है कि हम लोगों क्या लेते हैं। हम लोगों की परिस्थितियाँ अनुकूल बन सकती हैं यदि हम सोचें किसी चीज़ को देने के लिए, ना कि लेने के लिए। अब जैसे ही सोचोगे कि कोई चीज़ को देना है, हाँ, लेकिन एक लिमिटेशन पर। जहाँ लिमिटेशन ख़त्म होता है तो उसके बाद जैसा कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसके बाद हम लोग भी कुछ गलत यदि होता है कहीं भी हो तो उसका हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं और अपने देश को एक सुदृढ़, जो कि जितना जल्दी हो हम इसे डेवलप कंट्री के रूप में देखें, ताकि जो हमारा जो नया जनरेशन आए वो हम लोगों के बारे में ये सोचे कि जो हमारे पास्ट के लोग थे हमारे लिए कुछ कर गुजरे। ओके, जय हिंद।